Hi everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ये तीनों से मिलकर बनता है। उस वीडियो में थोड़े बहुत इश्यूज थे, वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बता भी दिया था कि वो बाय मिस्टेक हो गए हैं, लेकिन आज के वीडियो में देयर विल बी नो मिस्टेक, नो चांस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर स्टेट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ हमारे डायरेक्ट स्टेट हैं, माने कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज हम राज्य सरकार के ढांचे के बारे में पढ़ेंगे, भारत सरकार के अंदर जो आते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टे ट्यून और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो हमारी राज्य सरकार किस तरह काम करती है, मीन्स हमारी राज्य सरकार की विधायिका, जैसे कि हमारे जो सेंट्रल लेवल पे संसद होती है, संसद हमारी विधायिका को भी कहते हैं और विधायिका को ही कहते हैं सॉरी, और उसके अंदर हमारे लोकसभा और राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल सबको ही आते हैं। तो ये सब चीजें हम इसमें भी देखेंगे कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या आता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर हमारे दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर, इसको हम राज्यपाल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां हमारा होता है लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको हम विधायिका भी बोलते हैं, ठीक। अब विधायिका के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा हमारी, इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम मेरे शॉर्ट में काउंसिल और असेंबली बोलकर चलेंगे, अगर आपको मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये असेंबली है। लेट मी राइट इट हियर। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में हमने बहुत सुना है कि भाई ये विधायक हैं, ये यहाँ के एमएलए हैं। क्या कभी किसी ने सुना है एमएलसीज? एमएलसीज भी होते हैं। एमएलसीज माने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें कहा जाता है एमएलसी, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलएस कहा जाता है। एमएलए आपके लिए बहुत मतलब सुना हुआ नाम होगा, हर कोई मतलब जब भी आप देखते होगे मूवीज में आपको दिख जाता होगा कि एमएलए क्या होता है, या ये यहाँ के विधायक हैं, ये इनकी इतनी पावर है, यहाँ सुना जाता है, ऐसे भी कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हम यहाँ भी लागू करते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर होता है ये। और काउंसिल हमने बहुत कम सुना है। क्यों? ऐसा क्या है इस काउंसिल में जो हम बहुत कम, रेयरली सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? हालांकि कुछ स्टेट में ही है ये काउंसिल, क्योंकि हमारे सारे स्टेट्स जो है ज्यादातर विधानसभा के स्ट्रक्चर से ही काम हो जाता है। उनका जो जिसको हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है स्टेट्स की, तो विधानसभा के तौर पर ही कर लेती है, विधानसभा की सहायता से हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिनका एरिया बहुत ज्यादा है या पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधानसभा और विधान परिषद, दो सदन दिए गए हैं विधायिका के स्टेट्स के अंदर। तो ऐसे कौन से स्टेट हैं, चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा हम अभी फिलहाल पढ़ते हैं हमारी विधानसभा के बारे में। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, माने 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज और 28 हमारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टेट्स के पावर जो होती है ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस मीन्स वो अपने शासन को खुद चलाते हैं, ठीक है। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती। लेकिन यूनियन टेरिटरीज को केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि इसका नाम ही है केंद्र शासित, तो
केंद्र डायरेक्टली कंट्रोल करता है, केंद्र शासन जो है हैंडल करता है यहाँ का। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट का आप सिचुएशन ले सकते हैं, जो गवर्नर होते हैं ना यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में, दे हैव मोर पावर देन द चीफ मिनिस्टर। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे गवर्नर होते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली रिपोर्ट भी वहीं करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा ही होता है। लेकिन वही राज्य के पास अपना एक फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी होता है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए उनके पास खुद अथॉरिटी होती है। ठीक है, अब हम बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, इसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, और ये हमारा अपर हाउस होता है। हिंदी में भी लिख देती हूं, ये हमारी विधानसभा और ये विधान परिषद। ठीक है, मतलब ये निचला सदन और ये ऊपरी सदन। ठीक है, ये जो हमारा होता है डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। मींस हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना, उसे हम खुद चुनते हैं। आप खुद चुनते हैं अपने जो प्रदेश की सरकार को। मींस अभी जैसे यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो ना उन्हें। ठीक है, वोट डालने जाते हो ना, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन होते हैं, उनमें हम एमएलएस को चुनते हैं। इसके मेंबर को बोला जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। ठीक है, मींस विधायक। क्या बोला जाएगा? विधायक। ठीक है, जैसे कि आप हमारे संसद के मेंबर्स को, संसद के जो हिंदी में आई डोंट नो मेंबर को क्या कहते हैं, बट आई विल रिकॉल इट। सो यहाँ विधायक कहते हैं, उन्हें सांसद कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को कहते हैं, विधान परिषद के मेंबर्स को कहते हैं MLCs। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होती है, ये डायरेक्टली इलेक्ट होती है। ठीक है, माने इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसका अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने इन्हें हम खुद चुनते हैं। ठीक है, इन्हें हम नहीं चुनेंगे। इन्हें कौन चुनेगा? MLCs को कौन चुनेगा? हमारे म्युनिसिपैलिटीज के मेंबर्स। ठीक है, हमारे जोन के मेंबर्स, जो जोनल मेंबर्स होते हैं वो, एंड हमारे जितने भी हमारे विधायक हमने चुने हैं, वो हमारे MLCs को चुनते हैं। ठीक है, अब एक और डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती है इनके मेंबर्स होने के लिए। तो इनके मेंबर्स होने के लिए, विधानसभा के मेंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? एक गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए किसी भी सदन का मेंबर होने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो काम ना करता हो, मानी कोई सरकारी नौकरी पर ना हो, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा हो। ठीक है, देन वो यहाँ पर 25 साल का उम्र अटेन की हो उन्होंने, और यहाँ 30 साल की उम्र अटेन की हो। और दूसरी बात ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का सिटीजन होना दोनों ही सदन के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो मेंबर चुने जाते हैं उनकी मैंने आपको एज बता दी कि यहाँ पर मेंबर जो चुने जाएंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं चुन रहे हैं, तो कौन चुन रहा है? यहाँ पर जो लोग चुन रहे हैं वो MLCs को जो चुन रहे हैं वो होते हैं म्युनिसिपैलिटीज के मेंबर्स। ठीक है, वो होते हैं विधायक। ठीक, तो हमारे काफी सारे चुनाव भी हम पढ़ेंगे इसका डिटेल में।
तो किस तरह होता है, कौन कौन इसके मेंबर बन सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि यहाँ 30 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत सरकार के अंदर नौकरी नहीं करता होना चाहिए कोई इंसान अगर इसका मेंबर होना चाहता है तो, और एक भारत का नागरिक होना चाहिए जरूरी, और लास्ट कि उसको वोट उसका रजिस्टर्ड हो, माने वो वोटिंग में रजिस्टर्ड हो, माने एक नागरिक के तौर पर एपिक कार्ड उसका बना हो, वोटर आईडी उसका बना हुआ होना चाहिए और वो वोट डालता हो। सेम कंडीशन यहाँ भी जाती है कि वो 25 साल का होना चाहिए और उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसका भी नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंस थे। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसके इलेक्शन कैसे होते हैं और इसके इलेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रजिस्टर्ड होती हैं। एक तो आप ये जान लीजिए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, कुछ हमारी ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको हमारी सरकार जो है, हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, उसने उनको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिक्लेयर किया है। रिजर्व्ड माने वो हमारे जो आरक्षित की गई हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो होती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। तो सेम हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में भी कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। ठीक है, कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, जितना भी परसेंटेज हमारा लोकसभा में होता है वैसे ही हमारा प्रोपोर्शनल हमारा इसमें भी होता है कि यहाँ भी कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं इलेक्शंस के लिए, ताकि उनको भी मौका मिले हमारे जो समाज में एक इक्विटी लाने के लिए। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक बराबर समता लाने के लिए, समानता नहीं समता लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि इसका और डिटेल में स्ट्रक्चर क्या होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 5 साल बाद विधानसभा के मेंबर्स जो होते हैं, विधानसभा हर 5 साल बाद डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व माने 5 साल बाद सारे के सारे मेंबर्स एक साथ इस्तीफा देंगे। वहीं ये 6 साल का कार्यकाल होने की वजह से इसके मेंबर काम करते रहते हैं जब ये डिसॉल्व होती है। तो जिन स्टेट्स में ये है, ठीक है, जिन स्टेट में ये है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, वहां पर जो कार्य होता है वो रुकता नहीं है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ठीक है, तब ये लोग माने विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो शासन को संभालते हैं। ठीक है, और हर 2 साल बाद विधान परिषद के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, माने एक साथ कभी भी डिसॉल्व, मतलब ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे, ना तो किसी भी स्टेट की विधानसभा की बात कर रही हूँ मैं, ना तो 500 से ज्यादा होंगे, ना ही 60 से कम। ठीक है, तो लेकिन गोवा एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो बहुत छोटा प्रदेश है, जिसकी वजह से वहां पर विधानसभा होना भी जरूरी था शासन को चलाने के लिए, इसीलिए वहां 40 सीटों के साथ विधानसभा काम करती है। ठीक है, उसके बाद ये विधानसभा जो है ना हर एक स्टेट में है। ठीक है, लेकिन वही हमारी जो विधान परिषद है हर एक स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ 5 स्टेट में है। उससे पहले हम जान लेते हैं विधान परिषद शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। माने जिन भी प्रदेशों में, जिन भी स्टेट्स में ये हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो उस प्रदेश की विधानसभा की 1/3 सीटों से ज्यादा उसकी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, और इसकी 40 से कम भी सीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक जिसको हम बोल सकते हैं अपवाद था, क्योंकि अब नहीं है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद हुआ करती थी। ठीक है, 2019 तक, लेकिन अब नहीं है। तो वहां पर 36 जो थी सीटें थी विधान परिषद की, और अब वो डिसॉल्व हो चुकी है, अब वहां पर नहीं है, अब वहां पर सिर्फ विधानसभा ही है। ठीक है, देन इसके जो ये हर एक स्टेट में होती है, ये हर एक स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ 5 स्टेट में है। कौन कौन से 5 स्टेट? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार एंड तेलंगाना। अब इसमें मैंने आंध्रा क्यों नहीं बोला, क्योंकि आंध्रा का जो केस है वो अभी पेंडिंग है। मींस इसके इसको डिसॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन आ चुका है और इनकी स्टेट असेंबली ने इसे पार्लियामेंट में भेज दिया है। ठीक है, डिसॉल्व करने के लिए। तो जिसकी वजह से ये 20 जनवरी 2020 को रेजोल्यूशन पास हुआ है स्टेट में कि यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये अभी पार्लियामेंट में है, तो इसको मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है
ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर पार्लियामेंट इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेती है, पास कर देती है, देन क्या होगा कि ये नहीं रहेगी, उसके बाद यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो नहीं रहेगी। तो अभी ये फिलहाल पेंडिंग है, तो इसको अभी हम इग्नोर ही करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो विधान परिषद थी वो डिसॉल्व हुई थी 16 अक्टूबर 2019 को, और विद इट्स 36 मेंबर्स, यहाँ शायद नेसेसिटी भी नहीं है विधान परिषद की, जो डिसॉल्व कर दी गई, विच इज बेटर। देन हम बात कर लेते हैं कि डिसॉल्व होती कैसे है कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैसे डिसॉल्व होगी। If a state wants to dissolve the legislative council, it can adopt the resolution by 2/3 majority and send it to the parliament. माने अगर कोई स्टेट चाहता है कि वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, तो स्टेट अगर खुद चाहता है, ठीक है, इफ अ स्टेट वांट्स, ठीक है, तो अगर वो चाहता है कि डिसॉल्व कर दिया जाए किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो वो क्या करेंगे, एक प्रस्ताव पारित करेंगे, अडॉप्ट करेंगे रेजोल्यूशन को बाय 2/3 मेजोरिटी, तो 2/3 बहुमत के साथ, जो कि हमारे पूरे स्ट्रक्चर में ही चलता है 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत के साथ इसको पारित करेंगे प्रस्ताव को, और उसे कहाँ भेज देंगे, पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट उसे अगर अप्रूव कर देती है तो उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, माने विधान परिषद होती है, वो स्थगित होती है। स्थगित माने वो रद्द कर दी जाती है, उसका अब कोई जरूरत वहां पर नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है, और वो वहां शासन करना बंद कर देती है। बाकी विधानसभा वहां का शासन वहां चलता रहेगा, ठीक है। तो अब एक और चीज है जिसमें कि हम इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या बोलते हैं, स्पीकर। माने लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसका जो हेड, एक तरह से मैं बोल दूं आपको, तो जैसे कि आपके स्कूल में आपकी क्लास का जो हेड होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, वैसे ही हमारे जो विधानसभा के जो हेड होते हैं, देन उनको क्या बोला जाता है, स्पीकर, वक्ता, ठीक है। और इसको कौन इलेक्ट करेगा, खुद एमएलएज ही इलेक्ट करेंगे, ये इलेक्टेड बाय एमएलएज होते हैं, माने विधायक ही इसको चुनते हैं अपने बीच में से ही। देन इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या बोलेंगे, चेयरमैन। लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर माने अध्यक्ष को, माने जो मैंने बताया हेड को क्या बोलेंगे, चेयरमैन बोलेंगे। इसको भी एमएलसीज खुद ही चुनेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पावर है और गवर्नर की क्या पावर है, और दूसरा थोड़े से इसके मेंबर्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल, बस उसके बाद हम ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो हमारे गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, माने इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। और इनकी पावर्स तो बहुत होती है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, फिर वो चुने जाते हैं। देन कैन डिसॉल्व द विधानसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। अगर सीएम की एडवाइस पर सीएम ऐसा एडवाइस करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऐसा एडवाइस करते हैं कि हमारी वहां की विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो वहां की विधानसभा को डिसॉल्व करने का, स्थगित करने का, रद्द करने का आदेश दे सकते हैं। देन एमएलसी के जो मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कैसे चुने जाते हैं, तो उसको जान लेते हैं। 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं ना, हमारे जो टोटल जितने भी मेंबर होंगे उसका 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड किए जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, माने विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे ना वो इसको इलेक्ट करेंगे, 1/3 मेंबर्स, ठीक है, 1/3 मेंबर्स इसके इलेक्ट किए जाएंगे विधानसभा के द्वारा। देन इसके बाकी 1/3 माने और 1/3 मेंबर जो होंगे वो इलेक्ट होंगे कहाँ से, इलेक्टोरेट, जो हम जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट जो चुने जाते हैं वो भी एक इलेक्टोरेट से ही चुने जाते हैं, वैसे ही इसमें जो इलेक्टोरेट होगी उसमें म्यूनिसिपैलिटी आएगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आएगा और अदर लोकल बॉडीज आएंगी, ठीक है। इनका जो इलेक्टोरेट होगा वो हमारे 1/3 मेंबर्स को चुनेगा, किसके, एमएलसी के, माने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनेगा। देन इसके जो 1/12 मेंबर्स होंगे, 1/12वें जो मेंबर होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा टीचर्स, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल के टीचर्स होंगे, उनके मतलब वो लोग यहाँ पर चुनकर आएंगे, ठीक है। और उनके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सेकेंडरी लेवल के टीचर्स, प्राइमरी नहीं, ठीक है, सेकेंडरी लेवल के टीचर्स होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के विद इन द स्टेट के अंदर ही वो चुनकर जा सकते हैं, जिनके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद
बाकी जो 1/6 रिमेनिंग जो बचे हुए एक छठवां भाग मेंबर होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। ये आपने सुना भी होगा कि साइंस के क्षेत्र में कुछ लोग अच्छा करते हैं, कला के क्षेत्र में कुछ लोग अच्छा करते हैं, लिटरेचर के क्षेत्र में कुछ लोग अच्छा करते हैं, उनको हमारे राज्यसभा में भी अपॉइंट किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो 1/6 मेंबर होंगे वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। तो ये हमारे राज्य की विधायिका का स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर इसका कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज हमें जरूर बताएं कमेंट डाउन बिलो, और हमें अच्छे से बताएं कि क्या आपको समझ में आया है, कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, क्या आपको इश्यूज थे, कहाँ हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो प्लीज ये जरूर वीडियो देखें एंड तक, हमें बताएं कि हम कैसे इम्प्रूव और कर सकते हैं हमारी वीडियोज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस।